हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश राजगुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा एकेडमी पे। मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम प्राचीन इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। जो भी प्रश्न बीपीएससी द्वारा पूछा गया है, आज के सेशन में हम वो सारे प्रश्न यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? देखिए, आज के सेशन में हमने वो सारे प्रश्न लिए हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, भिन्न भिन्न एग्जामों में। ठीक है। उसके बाद बीपीएससी द्वारा जो भी प्रश्न पूछा गया है प्राचीन इतिहास से, वो सारे प्रश्न हमने लिए हैं। ठीक है। तो यह जो सेशन है आपके लिए खास तौर पे हम बता देना चाहते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि टीआरई 4 का जो एग्जाम होने वाला है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण यह आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। अब आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है वो देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? ठीक है, सारे लोग अच्छे से पढ़ेंगे प्रश्न को, उसके बाद ही आप लोग सही आंसर करेंगे। ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न क्या है? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए, आपको बताना है कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। आपके सामने ऑप्शन भी है। चलिए, मगध में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, वैशाली में हुआ था, या फिर कुंड ग्राम में हुआ था। चलिए, इसका आप लोग सही आंसर करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा आंसर आप लोग का आ रहा है। देखिए, वैशाली में जो आप लोग बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हो, ये गलत है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाले आप लोग बहुत ही अच्छा आप लोग आंसर कर रहे हो कि कहाँ पे हुआ था। ये कुंड ग्राम में क्या हुआ था? महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि मोक्ष स्थान, कौन सा स्थान पूछा है? यहाँ पे मोक्ष स्थान पूछ रहा है कि कहाँ पे है। चलिए, आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। क्या मनेर में है, राजगीर में है, या फिर पावापुरी में है, या फिर इनमें से कहीं पे नहीं? चलिए, इसका आप लोग सही आंसर करेंगे। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग का आ रहा है कि ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छा आप लोग का सही आंसर आ रहा है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जो कि बीपीएससी में बार बार ये प्रश्न पूछा गया है। पूछा जा रहा है कि इनमें से, ठीक है, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? क्या 12 अंग कहलाता है, 12 जो उपंग होता है वो कहलाता है, या फिर 14 पूर्व कहलाता है, या फिर 14 उप पूर्व कहलाता है? चलिए, आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। चलिए, फटाफट इसका सही आंसर करेंगे। तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल, जितना भी आप लोग 14 पूर्व बता रहे हो, ये बिल्कुल सही आंसर है। क्या है? बिल्कुल ही सही आंसर आप लोग इसका कर रहे हो। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या है। चलिए, प्रश्न नंबर 4 क्या है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सारे के सारे जो भी प्रश्न हम करा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, ये प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। अब ये वो प्रश्न है जो कि रिपीट होते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए, तो आपको बताना है कि आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे। क्या वो आनंद थे, राहुल, यहाँ पे राहुल होना चाहिए था। ठीक है, राहुल भद्र थे, या फिर उपाली थे, या फिर मखली गोशाल थे? चलिए, आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोग को, ताबड़तोड़ आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बिल्कुल भी आप लोग का सही आंसर आ रहा है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है। जो बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आपको बताना है कि जो बराबर की जो गुफाएं था उसका उपयोग किसने, इनमें से किसने किसके रूप में किया था? आश्रय गृह के रूप में किया था। क्या वो आजीविकों ने किया था, जैनों के द्वारा किया गया था, तंत्रिकाओं थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चलिए, आप लोग का इसका सही आंसर कहना है। चलिए, देखिए, जितने भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी वाले आप लोग गलत हो। ठीक है, पहला बात। और जितने नंबर आप लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो, आप लोग का सही आंसर है। क्या, किसके द्वारा? तो बराबर की जो गुफाओं का जो उपयोग किया गया था, वो आश्रय के रूप में, जो आश्रय गृह के रूप में किए थे, वो हमारे आजीविका जी थे। कौन थे? आजीविको लोग जो थे, उन्होंने ही आश्रय के गृह के रूप में वहां पे उपयोग किया था। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका दे अत्यधिक था? पूछा जा रहा है कि इनमें से जो भगवत संप्रदाय के विकास में किसका सबसे ज्यादा अत्यधिक रोल था। ठीक है। क्या गुप्त का था, कुषाण का था, है ना, या फिर पार्थियन का था, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए, आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। चलिए, मैं आप लोग का सही आंसर देख पा रहा हूँ। देखिए, पार्थियन जितने भी आप लोग बोल रहे हो वो गलत हो। ठीक है,
कुछ लोग कुषाण भी बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है, अब आप लोग बताइए गुप्त होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। भगवत संप्रदाय के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे जैसे ही भगवत, ठीक है, भगवत तो आप याद रखेंगे भगवत, ठीक है, तो गुप्त यहाँ पे भी त है, यहाँ पे भी तप। तो भगवत संप्रदाय के विकास में जो सबसे ज्यादा जो अत्यधिक महत्वपूर्ण रोल निभाए थे कौन थे? गुप्त, याद रखेंगे आप लोग गुप्त, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 7, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ये तो आपको सभी को पता होगा। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। क्या उदयन थे, अशोक थे, बिंबिसार थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? पाटलिपुत्र के संस्थापक पूछा जा रहा है ना। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग का सही आंसर आ रहा है उदयन। कुछ लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है जो कि अशोक बोल रहे हैं, नहीं, बिल्कुल गलत है। जितने भी आप लोग बी कर रहे हो यानी अशोक बोल रहे हो, आप लोग का आंसर गलत है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन, ठीक है। पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया? तो उदयन, ये भी आप लोग याद रखेंगे, है ना। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप वीवीआई कर लेंगे, ठीक है, वीवीआई आप कर लो, ठीक है। चलिए बताइएगा कि विश्व का जो पहला गणतंत्र, जो गणतंत्र बोलते हैं ना, वैशाली में, ठीक है, वो कहाँ पे है? वैशाली में। किसके द्वारा स्थापित किया गया था ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। पहले आप लोग चलिए बताइए किसके द्वारा स्थापित किया गया था। क्या वो मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था, नंद के द्वारा स्थापित किया गया था, लिच्छवी के द्वारा, या फिर गुप्त लोक के द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है, तो चलिए कुछ लोगों का मौर्य आंसर आ रहा है, कुछ लोगों का नंद भी आ रहा है, ठीक है, और बहुत लोगों का सी आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोग जितने भी सी कर रहे हो आप लोग को सही है, क्योंकि लिच्छवी क्या था वो वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा ही पहला गणतंत्र की स्थापना वैशाली में की गई थी, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। और आपसे पहले ये प्रश्न पूछ लेगा विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया, तो याद रखेंगे आप लोग वैशाली में, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा कराया गया था। ये भी आप लोग महत्वपूर्ण याद रख लेंगे। चलिए आगे देखेंगे, आगे क्या है, प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है, किसने मगध साम्राज्य में वजिस यहाँ पे वजी संघ को हराकर, ठीक है, वजी संघ को हराकर ना, ये हटा दीजिए, वजी संघ को हराकर आत्मसात किया। चलिए आपको बताना है कि किसने मगध साम्राज्य में वजी संघ को हराकर, ठीक है, आत्मसात किया था। क्या अशोक, ठीक है, क्या अजात शत्रु, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। चलिए बहुत ताबड़तोड़ आप लोग का आंसर आ रहा है, जिसमें मैं देख पा रहा हूं कि अशोक और चंद्रगुप्त अजात शत्रु तीनों आप लोग ए बी सी तीनों आप लोग कर रहे हो। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों अजात शत्रु, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा जो राजा था सिकंदर महान के समकालीन था? आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा राजा था जो राजा सिकंदर महान के समकालीन था। चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, धनानंद थे, या फिर अजातशत्रु, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। देखिए जितने भी आप लोग ए बोल रहे हो, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से मगध का वो कौन सा राजा है जिन्होंने सिकंदर महान के समकालीन था? तो कौन था वो? तो कौन सा? धनानंदी था। कौन था? धनानंद था, ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं क्या है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए आप लोग बताएंगे कि भारत में जो पहले साम्राज्य की जो स्थापना था वो किसके द्वारा, कौन से शासक के द्वारा कराया गया था? क्या चंद्रगुप्त मौर्य जी के द्वारा कराया गया था, अशोक जी के द्वारा कराया गया था, या फिर कनिष्क के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे साथियों चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। चलिए हाँ, बहुत अच्छा आंसर आप लोग का आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए सभी लोग आप लोग आंसर कर रहे हो, बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ही, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ही वो पहले शासक थे जिन्होंने पहले साम्राज्य की स्थापना किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? चलिए आप लोग बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको पता होगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र को कितने अधिकरणों में बांटा गया है, तो पूछा जाए तो आप याद रखना 15। कितने अधिकरणों में बांटा गया है? तो 15 अधिकरणों में इसको बांटा गया है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये पूछा गया है बिहार शिक्षक भर्ती में। और जो भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, आप लोग विश्वास कीजिए, अगर आप लोग इस सेशन को फॉलो करते हैं, प्रतिदिन आप लोग टेस्ट देते हैं, तो सच में मैं बता रहा हूँ आप लोग का बीपीएससी जो बिहार शिक्षक भर्ती में जो टीआरई का है वो आराम से आप लोग क्लियर कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे, चलिए बताएंगे। तो किस पे डाला गया था? चलिए आप लोग बताइए जल्दी से फटाक से।
क्या वो सामाजिक जीवन पे डाला गया था, राजनीतिक नीतियां पे डाला गया था, धार्मिक जीवन पे, या फिर आर्थिक जीवन पे? तो आप लोग का सही आंसर आ रहा है कि सर राजनीतिक नीतियों पे डाला गया था। बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चलिए आपको बताना है, यह भी प्रश्न आपके बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। कौन क्या पूछ रहा है कि इनमें से वो कौन से मौर्य राजा है जिन्होंने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चलिए आपको लोग बताना है, क्या वो अशोक थे, क्या वो कनिष्क थे, चंद्रगुप्त थे, बिंदुसार, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन वो मौर्य राजा होगा जो दक्कन की विजय प्राप्त की? चलिए आप लोग बताएंगे कौन था? चंद्रगुप्त। चलिए बहुत लोगों का सही आंसर आ रहा था इसका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं क्या है मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 14 पे ध्यान देंगे हम लोग। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। यह भी पता है आपको सभी को कि यह जो प्रश्न है ना बहुत बार पूछा भी गया है। चलिए तो मैं इस पे ज़्यादा समय नहीं गवाता हूँ, आप लोग सबको पता होगा, ठीक है। लकड़ी का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? लकड़ी में। कहाँ पे बना हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में। याद रखेंगे पाटलिपुत्र में लकड़ी का चंद्रगुप्त का महल बना हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 देखते हैं क्या है। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत पे था, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप लोग वीवीआई कर लेंगे, ठीक है। ये पूछे जाने वाले प्रश्न है, जितने भी करा रहे हैं सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो आप ये बताइए कि यह कौन सा इनमें से वो कौन सा अभिलेख है, ठीक है। इनमें से कौन सा अभिलेख है जो प्रमाणित होता है, जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था? क्या कलिंग के शिलालेख से होता है? बिल्कुल नहीं। अशोक के गिरनार अभिलेख से होता है? यह भी नहीं होगा, है ना। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से? बिल्कुल। क्या हो जाएगा इसमें से कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था, है ना। चलिए कलिंग का शिलालेख आपको पता होगा किससे रिलेटेड है, इसमें अशोक का गिरनार अभिलेख पता होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 क्या है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। चलिए इसमें आपसे एक भाषा पूछ लिया जाता है, एक लिपि पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हम भाषा और लिपि दोनों के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा है वो कौन सी भाषा थी? चलिए क्या वो प्राकृतिक भाषा थी, हिंदी भाषा थी, या फिर पाली भाषा थी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग इसका आंसर करेंगे उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा यहाँ पूछा गया है, जो तो आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। उसके साथ में अगर मैं यहाँ पे लिपि की बात करूंगे, किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों? लिपि की। तो लिपि हो जाता है ब्राह्मी। कौन सा लिपि हो जाएगा? आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। और भाषा पूछे तो प्राकृतिक, ठीक है। ब्राह्मी लिपि और भाषा प्राकृतिक, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 देखते हैं क्या है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। चलिए आप लोग बताना है कि मौर्य काल में जो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो कौन था। चलिए आप लोग इसमें हो सकता है कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। मौर्य काल में पूछा गया है, ये चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे कि मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो कौन था। चलिए मैं ऑप्शन भी पढ़ देता हूं आप लोग को। क्या नालंदा था, उज्जैन था, वैशाली था, या फिर तक्षशिला? बहुत लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है, यानी कोई ए बोल रहे हैं, बी भी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, कुछ डी लोग बोल रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि कंफ्यूज है इस प्रश्न में आप लोग को, ठीक है। तो इसको आज आप लोग दूर कर लेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट, ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, पहली पॉइंट। ये प्रश्न वो प्रश्न है जो कि बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। दूसरा बात, तीसरा बात, इसका आंसर आप लोग जान लीजिए कि मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो कौन था? तक्षशिला। याद रख लेंगे क्या था? तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र पूछ रहा है तक्षशिला। ऐसे तो आपको पता है कि नालंदा भी में भी था, उज्जैन भी था, ठीक है। लेकिन वैशाली में यहाँ पे कोई भी वहाँ पे शिक्षा का कोई केंद्र नहीं था। नालंदा विश्वविद्यालय आप लोग जानते हो, उज्जैन में भी था, लेकिन वैशाली में कुछ नहीं है। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा तक्षशिला, क्योंकि तक्षशिला ही वो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। कब? मौर्य काल में, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। चलिए यह भी प्रश्न पूछा गया आपके टीआरई के शायद टीआरई 2 में यह प्रश्न पूछा गया है बिहार शिक्षक भर्ती में। चलिए आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? क्या सीता एक देवी है, एक धार्मिक संप्रदाय है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय है, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। तो मैं इसको आपको लोग को बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों। सीता से तात्पर्य है, यह सीता जो है ना वो अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा कि राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ठीक है। क्या था? राजकीय भूमि से
प्राप्त आय ही क्या कहलाता था, सीता कहलाता था। ठीक है, ये एक देवी नहीं थी। जितने भी आप लोग ए कह रहे हो ना, सारे के सारे आंसर आप लोग के गलत आ रहे हैं। ये 18 का जो भी आप लोग ए कर रहे हो, एकदम बिल्कुल आप लोग का गलत आंसर है। तो सीता से तात्पर्य क्या है, ये चीज वीवीआई है ना। ये प्रश्न फिर से पूछे जाएंगे, एकदम कंफर्म आप लोग रखिए। ठीक है, ये वो प्रश्न होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, है ना। क्योंकि ये जो प्रश्न है वो गलत होता है तो एग्जामिनर फिर से उसको देता है ना, रिपीट करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19 देखते हैं क्या। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी टीआरई में पूछा गया प्रश्न है। भाग एवं बलि थे क्या थे? क्या वो सैनिक विभाग थे, भाग और बलि थे, राजस्व के स्रोत थे, या फिर धार्मिक अनुष्ठान थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? भाग एवं बलि क्या थे? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे। चलिए आप लोग का, कुछ लोग का सही आंसर आ रहा है, कुछ लोग का गलत आंसर आ रहा है। ठीक है, ए बी सी आप लोग तीनों को तीनों आंसर कर रहे हो ना। चलिए देखिए, सबसे पहले जो भी आप लोग बी बता रहे थे वो गलत हो जाएंगे। सी जितने भी बता रहे थे, नहीं, जो भी ए बता रहे थे वो गलत होंगे और सी वाले गलत होंगे। ठीक है, क्योंकि भाग एवं बलि क्या था, वो राजस्व के स्रोत थे। क्या थे? राजस्व के स्रोत। ऑप्शन नंबर बी वाले आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। ठीक है, चलिए ध्यान में रखेंगे ये प्रश्न कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या था, तो याद रखेंगे राजकीय भूमि से प्राप्त आय था। भाग एवं बलि क्या थे? राजस्व के स्रोत थे, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस अभिलेख में, ठीक है यहां पर पढ़ेंगे थोड़ा सा, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों वर्णित है? चलिए पूछ रहा है कि इनमें से बताइए कि रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का जो वर्णित किया गया है, इनमें से कौन सा अभिलेख है? क्या वो जूनागढ़ अभिलेख की बात कर रहा है, भित्री अभिलेख की बात कर रहा है, सांची का बात कर रहा है, नासिक का, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आप लोग इसका सही आंसर करेंगे मेरे प्यारे साथियों। चलिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सभी लोग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप लोग का सही आंसर आ रहा है ना, कि जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, तो रुद्रदामन का प्रथम विभिन्न उपलब्धियों का जो वर्णन होता है कौन से? जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये थे मेरे प्यारे साथियों प्राचीन इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी चांसेस है और पूछे गया भी यह प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों यारों को। और ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इस चैनल पे ही आपसे मॉडर्न हिस्ट्री भी कराया गया है, विश्व इतिहास भी कराया गया है। अगर आपने उस चीज़ को नहीं देखा है, उस वीडियो को, तो जाएं और जाके देखें। वो सारे प्रश्न कराए गए हैं जिनमें वो प्रश्न जो कि पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की संभावना है मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोग जरूर जाके उस वीडियो को देख लें। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।